नमस्कार, मैं सरोज कुमार आचार्य आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने के लिए जमा हुए। ये मुद्दा है, अभी बकरीद खत्म हुआ है। बकरीद के पहले कई एक मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, संगठनों ने मांग की है कि गाय को माता का दर्जा दिया जाए, राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं फरीद अहमद खान और पंकज जी। आइए जानते हैं कि अगर गाय को माता का दर्जा दिया जाए तो उससे क्या-क्या लाभ हो सकता है? जी फरीद जी बताइए। ठीक है। गाय माता जो है वो हमारे हिंदुस्तानी समाज में आप जब से मतलब हजारों साल से उठा के देखेंगे तो गाय माता का बहुत ज्यादा हो रहा है। हर परिवेश में गाय माता का कई जगह मतलब हर जगह ही उपयोग रहा है। आप किसानी से उठा के लेके दूध दही और ये सब देख लें तो हर जगह मतलब हर एनवायरनमेंट में गाय माता का उपयोग हुआ है। नहीं, आपका कहना मतलब जो फरीद भाई कहना चाह रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो ये है कि जो गऊ माता रही है, वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। पिछले कई हजार सालों से 5000 साल पुरानी हमारी महाभारत है। उसमें भगवान कृष्ण, जिन्हें भगवान का दर्जा मिला, बेसिकली वो गोपालक माने जा। गौ वंश उनके उत्थान का, गौवंश यादवों के उत्थान का प्रमुख कारण रहा है ना। यही जो मेरे ख्याल से फरीद साहब कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि गाय अगर हमारे देश की संस्कृति की रीढ़ की हड्डी बनती है तो वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी बन सकती है, न सिर्फ संस्कृति। या मैं सही कह रहा हूं? नहीं नहीं, क्यों क्या आप सही कह रहे हैं। उस चीज को मैं थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि हमारी शुरू से ही एग्रेरियन इकोनॉमी रही है। इवन आज की डेट में भी हम कितना डेवलप हो गए लेकिन हमारा 60-70% हमारा जो जीडीपी है देश का वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो इसमें जहाँ तक अभी निगम जी बता रहे थे कि जो 5,000 साल पहले, तो 5,000 साल पहले से लेके अब तक अभी 30-40 साल पहले जब से एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन, ये मशीन वगैरह और ट्रैक्टर वगैरह नहीं आए तो गाय और बैल का ही उपयोग होता था। बैल तो ये कि जोतने उतने के लिए, और जो गाय का है वो अपना आप जो जो हमारे गांव का परिवेश है उसमें जो मकान वगैरह थे, घर के कच्चे मकान हुआ करते थे आज से 20-30 साल पहले, तो उनको और जमीन लिपी जाती थी, दीवार लिपने उपने का काम आता था। गाय का यूरिन जो है उसको यूज करते थे। उससे क्या कि जो घर के अंदर कीटाणु वगैरह हैं, वो पेस्टिसाइड्स वगैरह वो सब नहीं रहते थे। इवन बीइंग अ मुस्लिम हमने देखा है अपने होशो हवास में, जब हम गाँव जाते थे तो हमारे जो वहाँ तो बैठक बोली जाती पूर्वांचल यूपी में, तो बैठक में हमारे खुद दादा वादा के टाइम में, दादा के बाद हमारे चाचा तक ने गाय गाय वगैरह पाली है। गाय दही हमारे खूटे पे बनती थी, हमारे खूटे पे बैल रहे हैं। तो हमने देखा अपने चाचा वगैरह को सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के गाय को अपना लेहन वहन देना, खाने पीने का। उसके बाद बैल को लेके चले गए खेत पे, अपना आधा दिन जोता होता। उसके बाद शाम में आ गए, फिर गाय माता को लेहन दिया खाने होने का, फिर शाम में दूहा उसको, फिर ऐसी सही हमारा। अच्छा, जैसे आपने अभी अपने गांव में अपने पुरखों के, अपने दादाजी के और चाचा जी के बारे में बताया जी, वो गाय पाल है, तो जब ये गाय दूध देना बंद कर दे या बैल बूढ़ा हो जा, तो आपके परिवार वाले उस गाय और बैल को क्या? निगम जी, जहां तक मेरे होश आवास में कि अगर मतलब किसी भी यूज का अगर गाय या बैल नहीं होता था तब भी वो उसको खूंटे पर ही रखते थे और उसको उसी तरह की सेवा होती थी। मतलब जैसे इस समय तक वो आपके परिवार का हिस्सा बना। हाँ हाँ हाँ, ये नहीं रहा कभी कि हमने ये सबने समझने वाली बात है। अरे भाई, मुस्लिम परिवार के हैं और मुस्लिम परिवार पिछले 17-18 पीढ़ियों से जितनी उन्होंने देखी है, वो यही देखी है, गाय को मुस्लिम परिवार भी अपनी माँ जैसा ही समझते हैं। तो गाय को झगड़ा बनाने वाले, गाय को धर्म का और धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव का आधार बनाने वाले लोग एक कान खोल के सुन ले, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, हिंदू हो या मुस्लिम, कि गाय कभी लड़ाई का या आपसी मनमुटाव का प्रतीक नहीं रही है। वो हमेशा समाज को छोड़ने वाली और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला कारक रही। आप भी तो खेती बाड़ी की से आते हैं सरोज जी। मैं जहाँ तक कि मुझे मालूम है, आप बिहार में जमुई के सबसे बड़े जमींदार परिवार के इस इकलौते वारिस है, जहाँ तक मैं समझता हूँ आज की तरह। तो आप तो बचपन से देखते चले आ रहे होंगे। आपने वहाँ गाय को लेकर के किस तरीके की प्रचलन, हमारे सोच क्या है? हमारे यहाँ गाय को, चाहे वो किसी भी धर्म वर्ग का हो, जरूरी नहीं वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या जो भी, किसी भी धर्म वर्ग का है, जो भी किसानी से जुड़ा हुआ है, उसके दरवाजे पे 5-7 गायें बंधी रहे। उन गायों का मुख्य रूप से मुख्य उद्देश्य जो है वो दूध के रूप में इस्तेमाल है,
उसके गोबर को हम लोग खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उस खाद का इस्तेमाल से जो अभी हम लोग देख रहे हैं देश खाद के संकट से जूझ रहा है। अगर आप गौमूत्र और गौ के गोबर का इस्तेमाल खाद के रूप में करते हैं तो उससे आपकी ना उपज बढ़ती है बल्कि वो बगैर किसी नुकसान की होती है और ऑर्गेनिक होती है, बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है। और गाय को तो हमने ये देखा है कि गाय अगर खाना खाना छोड़ भी दे, बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है, गाय खड़ी भी नहीं हो पा रही है, तो कई घरों में तो मैंने देखा है, हमारे गौशाले में मैंने देखा है कि गाय को किसान अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, हाथ से खाना खिलाते हैं। और कई एक मुस्लिम परिवार के लोगों को मैंने यहाँ तक देखा है कि गाय जब प्रसव से गुजरती है, जब वो बछड़े को या बछिया को जन्म देती है, तो मुस्लिम परिवार की महिलाएं उसके पांव तक दबाती हैं, ये देखा है। तो अगर मेरा मानना है कि गाय को अगर राष्ट्रीय माता, जैसा कि विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने भी मांग शुरू कर दी है, अगर घोषित कर दिया गया तो ये जो प्रोपगेंडा चल रहा है गौ माता के नाम पर, ये प्रोपगेंडा रुकेगा, राजनीति रुकेगी और जो नादान लोगों को या किसी इनोसेंट लोगों को हार्म किया जा रहा है वो भी रुक। ये तो ऐसा लग रहा है कि ये जो गौ रक्षक दल, पिछले कई स्टिंग ऑपरेशन हम लोगों ने देखे हैं तमाम यूट्यूब चैनल्स के और तमाम व्यूअर्स के, जितना मैं समझ पाया हूँ, गौ रक्षक दल गाय को की रक्षा के नाम पर वसूली के गैंग बन गए हैं। बिल्कुल सहमत हूं मैं इस और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें स्थानीय नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए इन गौ रक्षक दलों को पीछे से सहयोग कर, और जब कोई इस तरह की बात होती है तो पुलिस पर दबाव डाला जाता है कि निष्पक्ष जांच न होने पाए और उसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर दिए, वोट की रोटियां सेकी। बिल्कुल, मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप भैया नियम सही कह रहे हैं। मेरा और कहना है कि भाई इसको एक नेशनल एजेंडा बना के और एक मास मूवमेंट बनाया जाए, ताकि ये जो गाय की माता के नाम पे देश में, जैसा कि आप सरोज जी बता रहे थे कि वे लिंचिंग हो रही है और ब्लैकमेलिंग हो रही है, ये बंद हो। तो मेरा तो भारत सरकार से ये निवेदन है कि जैसे आप वुमेन बिल्स लेके आए, ट्रिपल तलाक लेके आए और और इस टाइप के 2-4 बिल आपने पास करवाए, तो आप गौ माता के नाम पे एक नेशनल बिल क्यों नहीं लेके आते? भाई आपको नेशनल बिल लेके आइए ना, आपने स्टेट को क्यों इसको, जब आपको पता है कि पूरे देश में गौ माता की पूजा होती है, तो आप इसको नेशनल उस पे क्यों नहीं लेके आता? अपने स्टेट को क्यों, स्टेट मैटर क्यों छोड़ा? इसका मतलब सरकार भी चाहती नहीं है कि इस टाइप के मसले देश में सुलझे। तो हम बीइंग ए मुस्लिम, मैं यही कहूंगा कि एक मत होके सारे देश के मुसलमान जितने इंटेलेक्चुअल हैं, स्कॉलर्स हैं, इन सबको आवाज उठानी चाहिए कि मोदी जी सरकार इस पे एक बिल लेके आए और इस बिल को पार्लियामेंट में पारित करे और काऊ प्रोटेक्शन एक्ट को एक नेशनल एक्ट बनाए और पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक गौ माता को नेशनल, मतलब गौ को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। नहीं, राष्ट्रीय माता के साथ साथ मुझे तो लगता है राष्ट्रीय पशु का, जैसे बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, जैसे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, जैसे ही गौ माता को न केवल राष्ट्र माता का बल्कि राष्ट्रीय पशु का ही दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि उसको न केवल सामाजिक बल्कि सरकारी और वैधानिक संरक्षण भी मिल सके। आप क्या बिल्कुल बिल्कुल, इससे बिल्कुल सहमत हूँ। अगर इसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिल जाता है तो संविधान के तहत उसकी हत्या करने वालों के ऊपर आईपीसी की धारा लगेगी, बीएनएस की धाराएं लगेंगी उसके ऊपर। और जिस तरह से हम मोर को नहीं पकड़ सकते, मोर को नहीं कर सकते, उसी तरह से होगी। कुछ प्रावधान ऐसा करना चाहिए कि किसी भी तरह का जो भ्रम लोगों के बीच में है वो बिल्कुल क्लियर हो। और अब तो आप ये देखिए कि जिस समुदाय के ऊपर सबसे ज्यादा दाग लगता रहा, उन्हीं के धर्मगुरुओं, कई एक इमाम, कई एक मस्जिद के इमामों ने ये घोषणा की। ये अपील मुस्लिम धर्मगुरुओं से है, खास तौर पे कि इसको खुले मंच से देश की सरकार को, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की सरकारें हो, उन्हें खुले मंच से वो संबोधित करें, उससे अपील करें कि गाय को न केवल राष्ट्रमाता का बल्कि राष्ट्रीय पशु का भी दर्जा मिलना चाहिए। अभी इसके वध पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहना चाहिए। आपका फरीद भाई इस मामले में खुद और मुस्लिम या कहना? देखिए, बतौर मुस्लिम निगम जी, इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि भाई मुसलमान जिस देश में रहता है उस देश के कानून को मानना है और मानता भी हो। तो मुसलमान तो लॉ अबाइडिंग वो है, सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई जितना दूसरे कौम का हक है उतना हमारा भी हक है।
उतना हमारी कंट्रीब्यूशन भी देश की जो उतना रहेगी भी आगे। तो मेरा ये है कि सरकार इस टाइप का बिल लाके फॉरएवर ये चैप्टर ही क्लोज कर दे। भाई हम अच्छे कंस्ट्रक्टिव चीज में देश के लिए आगे बढ़े ना। ये क्यों हर फेस्टिवल या हर ओकेशन पे गाय माता को लेके हम आगे वो कर देते हैं। भाई हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 135 करोड़ हमारे भाई और बहनों, कहते तो वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन पीछे खेल कुछ और चलता है। तो इस चीज को पार्लियामेंट में पास करके, और इससे दो फायदे ये हैं कि एक कि गवर्नमेंट गाय माता को प्रॉपर प्रोटेक्शन देगी, उनकी रिहेबिलिटेशन करेगी, उनके खान पान का इंतजाम करेगी। जो गाय माता हमारी ये रोड वगैरह, रोड पे जो वैसे घूमती रहती हैं या कूड़े में जाके कूड़ा उठाती हैं, ये अल्टीमेटली बंद हो जाएगा। बिल्कुल, आपके बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और अगर गाय के इस प्रकरण के ऊपर नजर डालें तो अभी सबसे बड़ा त्योहार मुस्लिमों का बकरीद गया है। बकरीद जैसे इस त्योहार पे, जिसको कुर्बानी के नाम से भी लोग जानते हैं, उस जगह पे कई एक मुस्लिम समुदाय के लोग हाथ में तख्ती लेकर के खड़े होकर के मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु इसको राष्ट्रीय माता का दर्जा दीजिए। आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, हम मांग कर रहे हैं कि आप राष्ट्रीय माता का दर्जा दीजिए। तो अगर राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलता है तो सिर्फ ये गाय के लिए ही नहीं, धर्म विशेष के लिए भी ये बहुत सुरक्षा की बात हो। और जो लगातार एलिगेशन लगते रहे हैं वो सारी चीजें बंद होगी। और जो गौ रक्षा सेवा के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर लगातार जो चलते आ रही है चीजें, वो चीजें बंद होगी। मैंने तो कई एक बार ये भी देखा है कि कई एक खबरों में आप देखते हो कि फलाने मंदिर के आगे में गौ मांस फेंक करके भाग गया। जब तफ्तीश हुई, जब जानकारी हुई, जब सीसीटीवी खंगाला गया, तो गौ मांस फेंकने वाला हिंदू और हल्ला करने वाला हिंदू, बीच में पिसता मुस्लिम है। और पिसता जब मुस्लिम है तो सिर्फ मुस्लिम नहीं पिसता है, उसका जो रिएक्शन होता है वो समाज पे रिएक्शन होता है, समाज में एक परसेप्शन क्रिएट होता है। तो आप उसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे करके, राष्ट्रीय माता का दर्जा दे करके इस परसेप्शन को खत्म कीजिए। उसमें भी कुछ गलत तत्व हो सकते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी मुस्लिम समाज की है, और उन पे खास तौर पे धर्मगुरुओं की। कि ऐसे जितनी भी ब्लैक शीप या जो काली भेड़ें हैं उनके बीच में जो उसी समाज को नुकसान पहुंचा रही है, उन्हें पहचाने और उन्हें खुद दंडित करें। ना तो कम से कम सरकार को सौंपे अपनी तरफ से, तो इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। मैं यहाँ एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ। दयालबाग आगरा एक जगह, वहाँ राधा स्वामी मत के अनुयायी रहते हैं। ये करीब 4-5 हजार एकड़ पे खेती करते हैं और इनकी गौशाला पिछले कई सालों से आज तक उन्होंने अपने 4-5 हजार एकड़ की खेती में यूरिया के एक दाने का भी प्रयोग नहीं। उस गौशाला में जितनी गायें हैं उन गायों का वो इस्तेमाल करते हैं के लिए, और जब वो दूध देने लायक नहीं रहती तो उनके लिए एक अलग बाड़ा है जहाँ उनकी विशेष देखरेख होती है। सिर्फ उनका गोबर और गौमूत्र उनके पूरे इस खेती बाड़ी के, सिंचाई के और खाद के और क्या नाम है पेस्टिसाइड के रूप में काम आए। और वहां पे जो उपज है, जो पर एकड़ जो ईल्ड है, वो मेरे ख्याल से उन खेतों से कहीं ज्यादा है जो यूरिया के दम पर खेती बाड़ी है। प्योर ऑर्गेनिक। और दूध आज भी वहां शायद ये नहीं पक्का पता है, लेकिन 18 रुपए किलो दूध आज भी मिल रहा है, गाय का शुद्ध दूध। गाय इतनी ज्यादा कम मांग वाली, सबसे उसकी जो अपेक्षाएं हमसे बहुत कम है, बदले में हमें देता उससे 100 गुना ज्यादा है ये गौवंश। तो मानना तो यही कि अब सरकार के हाथ में है। हम लोग तो सब सरकार से यही अपील करते हैं कि गाय को तुरंत गौ माता का दर्जा भी दें और राष्ट्रीय पशु का भी दर्जा दे, और जो भी इसका विरोध करे उसे राष्ट्रद्रोही मान। बिल्कुल, और कड़ी से कड़ी सजा हो और जीवन कारावास हो, बीएमएस को कहे। नहीं तो सरोज जी, आप 20-25 साल पहले जैसे हम लोग गाँव जाते थे तो कभी फर्टिलाइजर वगैरह का थोड़ी इस्तेमाल हुआ ना। हम तो देखे कि हमारे जैसे दरवाजे पे एक कोने पूरे महीने 2 महीने का गोबर इकट्ठा हो जाता था। 20 तो 2-3 महीने में वो खाद टाइप का बन जाता था। तो जो घर के बनिहार है, जो काम करने वाले खेतों के हम लोग के, तो वो एक पर्टिकुलर डे होता था, सुबह उठ के और दोपहर और शाम तक जितना खाद इकट्ठा हुआ वहाँ गाय का, वो सारा खेतों में ले जाके ड्रॉप कर उसको रख दे, फिर मतलब छीट देते थे। वही वो था, और उस टाइम भी उपज अच्छी थी। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये हमारी सरकार अगर हमारी बातों को सुन रही है और ध्यान दे रही हो, तो गौ माता एक्ट लाने से ये भी है कि जो हमारी निर्भरता, जो हमारी इंपोर्ट वगैरह हो रहे हैं यूरिया और फर्टिलाइजर पे, इस पे भी कमी आएगी। बिल्कुल कमी आएगी। और कई एक तरह की बीमारियां ठीक होंगी जो फर्टिलाइजर के कारण होती। जो एक बीमारियां ठीक होगी, दूसरा मिट्टी का उर्वरकता खत्म नहीं होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग से।
जिस तरह से फसल के साथ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, अगर गाय का गोबर इस्तेमाल किया जा रहा है, गौमूत्र इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो बढ़ती जा। पहले हम साल में 4 फसलें लिया कर, आज हम 2 मुश्किल से ले पा रहे हैं। जिस तरह से सरकार सौर ऊर्जा के ऊपर ध्यान दे रही है, अगर वो गौ माता पे सिर्फ ध्यान दे तो ना तो फर्टिलाइजर की कमी होगी, ना तो पेस्टिसाइड्स की कमी होगी। सारे कुछ हम लोग यहीं बनाएंगे और इंपोर्ट की कोई आवश्यकता ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो फैलाया गया है कि गाय के गोबर के खाद से अनाज की उपज नहीं होती है, जैसा कि आपने अभी उदाहरण दिया, जैसा कि आपने उदाहरण दयालबाग का दिया कि वहां पर पिछले कई एक सालों से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ही नहीं हुआ और अच्छी उपज होती है। तो ये उदाहरण है कि आप जो मिथ पाल के बैठे हैं कि गाय के गोबर से, गाय के खाद से हम अनाज की उपज नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे और वो खेत भी आपका स्वस्थ रहेगा और अनाज भी स्वस्थ रहेगा। और मैं तो ये अंततः अपने दर्शकों पर छोड़ता हूँ कि क्या गौ को गौ माता और राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए हम एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। मैं फिर अपने साथियों के साथ दोबारा इस पॉडकास्ट पे आप लोगों के रूबरू होऊंगा और चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल पर अपनी प्रतिक्रिया, अपने कमेंट्स दे करके इसको एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने में हम सबकी मदद करें। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।